नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एंटी रोमियो स्क्वाड दलों को फिर सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को जिले के शीर्ष 10 अपराधियों की सूची और साथ ही पुलिस थानों में प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए। अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे के बाद अंबेडकर नगर के अपने 1 दिवसीय दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक की। भयमुक्त वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों को जनसुनवाई और संवाद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत नेपाल की तराई में लगातार बारिश का असर अब वाराणसी में भी देखने को लगा है और साथ ही वाराणसी में गंगा का जल स्तर 3 दिनों के अंदर करीब 4 मीटर तक बढ़ गया और जल स्तर बढ़ने का असर अब ये हो रहा है कि सावन के महीने में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाट पर स्नान खतरनाक होता जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर 80 और दशामवेश घाट होने वाली नित्य गंगा आरती की जगह लगातार बदलनी पड़ी है और दशामेशदेव घाट पर आरती अब छत पर तो 80 घाट पर सांध्य आरती अपने मूल स्थान से हटाकर सुबह बनारस के पक्के चौकी पर हो रही है और इसके साथ ही काशी के सभी 84 घाटों का आपसी संपर्क पूरी तरह से खत्म हो गया है। गंगा आरती के बदलनी पड़ी और साथ ही गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने लगा है। वाराणसी में बारिश का असर देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है और साथ ही गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ी। लगातार बारिश आफत बन रही है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही लगातार बारिश आफत बनती नजर आ रही है। लगातार बारिश बन रही आफत और साथ ही वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां पर गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और साथ ही ये तस्वीरें वाराणसी से है जहां पर गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ी। बढ़ते जल स्तर के कारण गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ी। वाराणसी में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश बन रही आफत। गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ी और साथ ही गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ने से घाट डूब गए हैं और मां गंगा की जहां आरती होती थी वहां की जगह भी बदलनी पड़ी। वाराणसी में बारिश
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए। एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के मूल बजट में सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रावधान किया था। अब समय आ गया है कि इस पर क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाए और अभियान के संबंध में एमएसएमई विभाग के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना स्वरोजगार सृजन के प्रयासों में बड़ी भूमिका निभाने वाली होगी और योजना के बारे में आधिकारिक युवाओं को अवगत कराया जाए ताकि युवा प्रोत्साहित हो और आत्मनिर्भर होकर अपनी आजीविका कमा सकें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत हुई और साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। चलिए सीधे लिए चलते लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेल्थ सिटी विस्तार अस्पताल का लोकार्पण किया गया और क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, माजी विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ सिटी डॉक्टर संदीप कपूर जी, डायरेक्टर्स डॉक्टर केवी जैन जी, डॉक्टर संदीप गर्ग जी, डॉक्टर राजेश अरोड़ा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, सचिव श्री अमित सिंह जी, हेल्थ सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी चिकित्सकगण, लखनऊ के सभी उपस्थित वरिष्ठ नागरिक और उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, हेल्थ सिटी विस्तार के लिए मैं डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हुए लखनऊ वासियों को और खासतौर पर गोमती नगर विस्तार से जुड़े हुए नागरिकों को हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी के लिए, जिसमें देश की सबसे अधिक युवा आबादी निवास करती है, उस आबादी की आकांक्षा के अनुरूप उसे विकास और रोजगार के साथ हम जोड़ सकें, इसके लिए सरकार के प्रयास, सरकारी संस्थानों और सरकारी सेवा में तो उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो ही, लेकिन निजी क्षेत्र की सहभागिता के बगैर इसको विस्तार नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए 2017 में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी
की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकार के स्तर पर, सरकार के सहयोग से और निजी क्षेत्र में कहां कहां संभावनाएं बन सकती हैं, नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार, इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। और उसी क्रम में जहां हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से प्रदेश के अंदर देने में सफल हुए, वहीं इस दौरान प्रदेश के अंदर फरवरी 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करके हम लोगों ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के लिए भी एक द्वार खोले थे। 2017 के पहले कोई निवेशक उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता था। जो निवेश पहले से था वे यहां पर बाइंड अप करके जाना चाहता था, क्योंकि निवेश की पहली शर्त होती है कानून का राज, स्वयं को भी सुरक्षा मिले लेकिन पूंजी भी सुरक्षित रहे। दुर्भाग्य से यह स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आने के बाद इस बारे में कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दिशा में जो कदम उठाए, आज देश उसे एक मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे इस बात के लिए मानती है कि सुरक्षा के लिए, बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए, कानून के राज के लिए इस प्रकार के कदम आवश्यक थे। और उसको देखते ही देखते आज प्रदेश के अंदर निवेश की नई संभावनाओं ने पंख फैलाने प्रारंभ किए हैं। मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने अपने प्रदेश के तत्कालीन औद्योगिक विकास के मंत्री और औद्योगिक विकास के आयुक्त को बुलाया। मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ निवेश के लिए हमें इन्वेस्टर समिट करने चाहिए। तो आप आश्चर्य करेंगे, वे मेरे सामने जब प्रस्ताव लेके आए थे तो उन्होंने मेरे सामने बताया कि हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे। मैंने कहा भी इतनी बड़ी आबादी, 20,000 करोड़ का निवेश तो उत्तर प्रदेश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, ये सब क्या मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब हम लोग सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से हैं। औद्योगिक विकास आयुक्त का मतलब चीफ सेक्रेटरी के बाद जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वह मान लिया जाए। और प्रदेश सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री जो औद्योगिक विकास मंत्री हो वह इस प्रकार की बातचीत करे, मैं बहुत चक्का। मैंने कहा कैसी बात आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, माहौल है, कोई नहीं आएगा। मैंने कहा हम प्रयास तो करें। और फिर हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया। अभी जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक योगेश शुक्ला जी जो कह रहे थे कि पहले इन्वेस्टर समिट में हमें 4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए, लेकिन जब दूसरा इन्वेस्टर समिट फरवरी 2023 में हमने किया, एक 4 लाख से बढ़कर के 40 लाख तक पहुंच गया। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश। ये 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश देश के अंदर इन्वेस्टर समिट कैसे होने चाहिए उनके लिए भी एक मानक बना। उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का निवेश, पहले लोग वे मानते थे कि डाटा ही फेक है। फिर लोगों को लगता था ऐसा तो नहीं कि 4 लाख का निवेश हुआ होगा, उसने एक जीरो आगे बढ़ा दिया हो। तो मैंने सूची जारी की। मैंने कहा पब्लिक डोमेन में है, इन्वेस्टर से भी और पब्लिक डोमेन से भी इसकी जांच करके आप मालूम करके तब मुझे कोई कमेंट करना हो तब करें। और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया कि साहब आपका बहुत सफलतम मॉडल था ये निवेश का, और इसीलिए निवेश छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए केवल निवेश नहीं है,
वह विकास का द्वार खोलता है। वह युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ने के लिए एक नया पंख देता है, उन्हें रोजगार के साथ जोड़ता है। एक हॉस्पिटल केवल हॉस्पिटल नहीं होता है, वह सेवा का माध्यम तो है ही, लेकिन सेवा के साथ साथ ढेर सारे परिवारों की आजीविका का भी एक माध्यम बनता है। अपने घर के पास लोगों को रोजगार की संभावना मिले, इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन मिलता है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर डॉक्टर संदीप कपूर और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इन्वेस्टर समिट में जो उन्होंने एमओयू किया था 300 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वह आज उन्होंने बना करके तैयार किया और आज मुझे इसके लोकार्पण के लिए आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सेवा का तो माध्यम है ही, लेकिन तमाम लोगों के लिए, नर्सिंग क्षेत्र में बेटियों के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। रोजगार की संभावना, नौकरी की संभावना, हाउसकीपिंग स्टाफ में तमाम लोग रखे जाएंगे, जिन रखे गए होंगे, जो लोग यहां के माध्यम से अपने परिवार की आजीविका को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने में जिन्हें मदद मिलेगी। और मेरा मानना है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है। एक समय था जब हम लोग इस बात को मानते थे कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होगा कि स्वास्थ्य की सेवा फ्री में होनी चाहिए। आज तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की योजना, अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 करोड़ 11 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। जो लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सेवा किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के ले सकते हैं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य के केंद्रों को भी उनके सुदृढ़ीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लखनऊ में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल और अन्य हॉस्पिटल्स की सेवाओं में विस्तार किया गया, आधुनिक सुविधाएं वहां पर दी, लेकिन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, केवल सरकार पर ही लोगों की निर्भरता न रहे, बल्कि निजी क्षेत्र भी इसके लिए आगे आए। और जहां पर जो व्यक्ति यहां पर अपनी स्वास्थ्य की सेवा, अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस धनराशि को वहन नहीं कर सकता, वहां सरकार उसके साथ खड़ी है। इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया है। हम इसके लिए मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने राज्य से भी मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ा है और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे जनप्रतिनिधिगण या कोई पीड़ित स्वयं भी मुझे पत्र लिखता है कि मुझे उपचार करने के लिए मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है, मुझे धनराशि चाहिए, तो मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाता हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि अब तक मैंने 1,88,000 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि उपलब्ध करवाई है। यह सुविधा आज इस रूप में प्राप्त हो रही है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक निश्चिंतता होती है कि हां, मैं भी उपचार का लाभ प्राप्त कर सकता हूं, और उस उपचार का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार की इन सुविधाओं को जोड़ने के लिए जब डॉक्टर्स की एक टीम इस दिशा में कार्य करती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सार्थक होते हुए दिखाई देते हैं। यहां पे लखनऊ में स्वामी विवेकानंद पॉलीक्लिनिक से चली यात्रा आज हेल्थ सिटी विस्तार तक पहुंचते एक 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि हमें लखनऊ जैसी सिटी, ये केवल लखनऊ वासियों के लिए नहीं, ये प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है, लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी होने के साथ साथ प्रदेश की राजधानी भी है। प्रदेश की राजधानी में आज मेट्रो की
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा यहां के लखनऊ वासियों को प्राप्त हो रही है। हम लोगों ने यहां पे जनता की सुविधा के लिए यहां पे यातायात की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो, एक ग्रीन कॉरिडोर हम लोग गोमती नदी के पैरेलल तैयार कर रहे हैं, जिससे जाम की समस्या का समाधान हो और किसान पथ, शहीद पथ के साथ साथ एक रिंग रोड के रूप में लखनऊ के बाहर उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश भर से लोग अपनी स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया और साथ ही उन्होंने अस्पताल का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की सराहना की। और सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का न्यूजीलैंड दौरा और राजकीय यात्रा पर पहुंची वेलिंगटन। वहीं बता दें कि राजकीय यात्रा पर पहुंची वेलिंगटन और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का न्यूजीलैंड दौरा और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का न्यूजीलैंड दौरा है और राजकीय यात्रा पर वो वेलिंगटन पहुंची हैं और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का न्यूजीलैंड दौरा। By Minister of State for Minorities, Agriculture and Fisheries and two members of Parliament. The Minister is Mr. Kurian, and the MPs are Mr. Soumitra Khan and Mr. Jugal Kishore. Honorable Rashtrapati Ji was accorded a warm traditional Maori ceremonial welcome on her arrival and was received by New Zealand's Governor General, the Right Honourable Dame Cindy Kiro. She was accorded a royal salute and a guard of honour. She had bilateral discussions with the Governor General on a range of subjects. Both leaders had a very warm meeting and carried forward their conversation over lunch that the Governor General, Her Excellency, hosted for the President. They reflected on the similarities in their personal backgrounds and their common passion for education and the social upliftment of the disadvantaged. At the same time, they discussed also about how both India and New Zealand have so many similarities between the two as mature democracies that believe in the rule of law and in multilateralism, and our common interest in the development and climate resilience of the countries of the Pacific. Rashtrapati Ji also extended an invitation to Governor General Kiro to visit India at an early opportunity. The other meeting today morning was that Deputy Prime Minister and Foreign Minister of New Zealand, His Excellency Mr. Winston Peters, paid a courtesy call on Rashtrapati Ji. The Honourable Minister has been to India recently in March. During the discussions, they discussed several issues relating to trade, culture, sports, defence, and exploring cooperation in traditional medicine. Later today, we will have exchange of instruments or a handing over of instrument of ratification on the International Solar Alliance by New Zealand, and we also hope to exchange an agreement on arrangements for customs cooperation. This will help to strengthen our trade and smoothen customs formalities between the two countries. As you know, Rashtrapati Ji delivered a keynote address at the New Zealand International Education Conference, outlining her vision for educational collaboration and emphasizing the importance of developing cross-border partnerships in education. India is the guest of honor at this year's New Zealand Education Conference, which reflects the significance attached to education in our bilateral relationship. Honorable Rashtrapati Ji also paid floral tributes and homage to the father of the nation at the statue of Mahatma Gandhi in the front lawn of the Wellington railway station. Thereafter, Rashtrapati Ji also placed a wreath and paid her respects at the Pukehu National War Memorial in a moving ceremony.
There are, as I said, some more elements of the program outstanding for the rest of the day. One is the call on the President by His Excellency Prime Minister Christopher Luxon, and a banquet that will be hosted, a state banquet that will be hosted by Her Excellency the Right Honourable Dame Cindy Kiro later in the evening. Tomorrow, Honourable Rashtrapati will address the Indian community, the Indian diaspora in Auckland, and the large Indian diaspora is. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।